नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक काफ़ी चर्चित किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान पर बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और पाठकों के रिएक्शंस भी हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि पैसे को लेकर हमारे फैसले आखिर होते कैसे हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि पैसा कमाना, उसे बढ़ाना, ये सब बस गणित है, इन्वेस्टमेंट है, जानकारी का खेल है। पर ये सोर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं कि मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि हम फाइनेंशियली कितने सफल होंगे। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है किताब के हिसाब से कि कोई कितना होशियार है, कितनी जानकारी रखता है, वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसका व्यवहार। मतलब आप गणित में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर डर या लालच में आकर गलत फैसले ले लिए तो फिर सारी होशियारी बेकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले हमेशा पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जो कनेक्शन है ना, वो हमारे अनुभवों से बहुत गहरा है। सही बात है। सोर्स में एक अच्छा उदाहरण भी है। सोचिए कोई इंसान जिसने बचपन में शायद तंगी देखी हो, गरीबी देखी हो, हाँ। वो शायद पैसे को लेकर हमेशा थोड़ा डरा हुआ सा रहेगा। हाँ। बचत पर ज्यादा जोर देगा। सही बात है। और वही कोई दूसरा जो शायद अमीर माहौल में पला बड़ा हो, वो रिस्क लेने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब देखिए, दोनों में से कोई अपनी जगह गलत नहीं है। बिल्कुल सही। बस उनके अनुभव अलग हैं। हाँ। और वही उनके पैसे को देखने का नजरिया बनाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत अनजाने में ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर कितना असर डालता है। और शायद इसीलिए किताब धैर्य और समय की इंपॉर्टेंस पर इतना फोकस करती है। एकदम सही कहा। ये एक और बहुत अहम पॉइंट है। किताब बार बार कहती है कि असली दौलत धीरे धीरे बनती है, लंबे समय में। कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है ये। जो असली कमाल है वो कंपाउंडिंग का है, चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन वो तभी काम करता है जब आप उसे वक्त दें, सालों साल, दशकों तक टिके रहना। हाँ, टिके रहना। सोर्स इस बात पे जोर देते हैं कि सबसे बड़ा फायदा शायद जल्दी शुरू करने या ज्यादा पैसा लगाने से भी ज्यादा लंबे समय तक मैदान में डटे रहने से मिलता है। भले ही रफ्तार धीमी लगे। मतलब पेशेंस रखना बोरिंग लग सकता है, पर शायद वही सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और फिर ये असली संपत्ति वाली बात, किताब के हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सोर्स बताते हैं कि असली संपत्ति का मतलब है अपने समय पर आपका कंट्रोल होना। अपने समय पर कंट्रोल? हाँ, सुबह उठकर ये चुन पाना कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है। ये जो आज़ादी है ना, ये मन की शांति, यही असली दौलत है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि किताब कहती है असली दौलत वो पैसा है जो आप देखते नहीं। जैसे वो महंगी कार जो आपने नहीं खरीदी, या वो शानदार छुट्टी जिस पर आप नहीं गए ताकि पैसा इन्वेस्टेड रहे, या वो निवेश जो आपने बेचा नहीं। ये जो संयम है, यही आपको समय की आज़ादी खरीद कर देता है। वाह, ये परिभाषा तो आम सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। और ये शायद इस बात से भी जुड़ता है कि किताब कहती है कि भविष्य की अनिश्चितता को अपनाना सीखो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि फ्यूचर का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है, हाँ वो तो है, तो आप ऐसी प्लानिंग करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी की गुंजाइश हो, जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छे निवेशक सिर्फ ये नहीं सोचते कि कितना कमाएंगे, वो ये भी सोचते हैं कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो वो टिके कैसे रहेंगे। वो सब कुछ एक ही जगह नहीं लगा देते। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन और सुरक्षा का मार्जिन। पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। कई लोगों ने लिखा है कि इस किताब ने पैसे को लेकर मेरी सोच बदल दी। हाँ, या सरल भाषा में जीवन बदलने वाली बातें। लेकिन ये भी साफ है कि ये कोई कैसे इन्वेस्ट करें टाइप की गाइड नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किताब का मेन फोकस है माइंडसेट पर, व्यवहार पर, न कि टेक्निकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर। तो जिन्हें सिर्फ ये जानना है कि कौन सा स्टॉक खरीदें या कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें, हाँ, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। कुछ रीडर्स ने सोर्स में प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह का भी जिक्र किया है, लेकिन जो मुख्य संदेश है वो व्यवहार और सोच बदलने पर ही है। तो कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना और सुधारना चाहते हैं, जो सिर्फ आंकड़ों से आगे जाकर इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखना चाहते हैं। सही कहा।
और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाकर छोड़ता है ना? अगर पैसे से जुड़ा हमारा व्यवहार वाकई हमारे पर्सनल इतिहास और भावनाओं में इतनी गहरी जड़ें रखता है, तो क्या हम सिर्फ जागरूक होकर अपनी सोच को समझने और बदलने की कोशिश करके अपने वित्तीय भविष्य पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं? या फिर हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो अनुभव है, उनकी पकड़ हमेशा ज्यादा मजबूत रहेगी? ये सोचने वाली बात है।